बच्चों अभी तक हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं कि दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि दर्पण एक ऐसी सरफेस होती है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जो अपने ऊपर गिरने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है ना। और बच्चों, दर्पण को बनाने का की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि हम कोई पारदर्शी माध्यम लेते हैं और उस पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर हम सिल्वर, मरकरी, एल्युमिनियम, इनके एक विशेष कंपाउंड से उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं और उस पॉलिश को हम पीछे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि वो पॉलिश को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। यदि आपने अपने घरों में जो हम लोग शीशा इस्तेमाल करते हैं, जो मिरर इस्तेमाल करते हैं, कभी अगर वो टूट गया हो, उसका पिछला हिस्सा देखा हो, तो आपने रेड कलर का पेंट सा उसमें देखा होगा। ये वही पेंट है जो उस दर्पण की पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर लगाया जाता है। तो बच्चों, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा है, इस आधार पर हम दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रकार के जो दर्पण हैं वो दर्पण समतल दर्पण कहलाते हैं, और दूसरे प्रकार के जो दर्पण हैं वो वक्री दर्पण कहलाते हैं। और वक्री दर्पणों में भी यहाँ पर हमें जिस दर्पण का अध्ययन करना है वो दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण है। तो बच्चों, हमने अभी कहा कि परावर्तक पृष्ठों के आधार पर दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ से हमारा क्या मतलब है? बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो मिरर है, ये मिरर का जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है जिसके सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये जो मिरर यहाँ पर है, इसके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका सरफेस, इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा है, प्लेन है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों, ये जो दर्पण हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दर्पण क्या कहलाएगा, इस दर्पण को हम कहेंगे समतल दर्पण या प्लेन मिरर, ठीक है ना। ये क्या है, समतल दर्पण या प्लेन मिरर हम लोग इसको कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये व्यक्ति जो इसके सामने खड़ा है, इसकी जो इमेज इस दर्पण के अंदर बन रही है, ये इमेज वर्चुअल इमेज है, यानी ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब होने का अर्थ ये है कि ये जो इमेज इसके अंदर फॉर्म हो रही है, इस इमेज को हम किसी पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो इमेज है, ये यहाँ पर वास्तव में प्रकाश किरणों के मिलने के कारण नहीं बन रही है, क्योंकि प्रकाश किरणें तो परावर्तन के पश्चात वापस लौट आएंगी। ये उन प्रकाश किरणों को पीछे मिलाने पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो परावर्तित प्रकाश किरणें इन बिंदुओं से आ रही हैं, इस कारण से ये प्रतिबिंब इस पर बन रहा है। यानी प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है बच्चों, कि इस प्रतिबिंब में ये जो आकार है किसका, ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट बिंब और ये जो इमेज है, दोनों का जो साइज है, दोनों का साइज सेम होता है, ठीक है ना। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण बात है, या दूसरा महत्वपूर्ण गुण उसका ये है। दूसरी बात, तीसरी बात जो बच्चों है, तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो इमेज यहाँ पर बनती है बच्चों, वो इमेज कैसी होती है, वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर सीधा खड़ा हुआ है, ऐसा ही ये प्रतिबिंब यहाँ पर भी सीधा बन रहा है। लेकिन अगर हम देखें बच्चों, लेटरली अगर हम देखें, अगर हम इसको लेटरल डायरेक्शन में देखें, तो यहाँ पर जहाँ पर इसका राइट है वहाँ पर उसका लेफ्ट होता है, और लेफ्ट की जगह पर राइट इसके भीतर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यानी ये जो इमेज होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। अगर आप टू लिख करके इसके सामने रखेंगे तो टू ऐसा नहीं दिखाई देगा, टू कैसा दिखाई देगा, टू ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यानी इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, और वैसे अपराइट, वैसे कैसी होती है, इरेक्ट एंड अपराइट होती है, सीधी होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी दूरी पर ये व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है, उतनी ही दूरी पर इमेज दर्पण के पीछे बनती है। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं किसके बारे में, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं समतल दर्पण और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। लेकिन यहाँ पर हमें जो ज़्यादा ध्यान देना है, या ज़्यादा हमें ध्यान देते हुए जिस चीज़ को पढ़ना है, या हमारे कोर्स में जो मेनली कवर्ड है, वो समतल दर्पण नहीं है, बल्कि वो कैसा है, वक्रीय दर्पण है। और वक्रीय दर्पण में भी कैसा है, गोलीय दर्पण है। तो बच्चों, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यदि हमारे पास जो दर्पण है, उस दर्पण का जो पृष्ठ है, वो दर्पण का पृष्ठ कैसा है, वक्राकार है। दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, वक्राकार है। तो उस स्थिति में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दर्पण है, इस दर्पण का जो पृष्ठ है, जो ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, वो परावर्तक पृष्ठ समतल नहीं है, बल्कि कैसा है, वक्राकार है। तो जब ये वक्राकार होगा बच्चों, तो वक्राकार होने के केस में दर्पण कैसा कहलाएगा, ये दर्पण वक्रीय कहलाएगा। ये दर्पण कैसा कहलाएगा,
वक्रीय कहलाएगा, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ समतल नहीं है, ये मिरर प्लेन मिरर नहीं है, ये कर्व्ड मिरर है। कैसा मिरर है? इसको हम लोग कहेंगे कर्व्ड, यानी वक्राकार या वक्रीय, ठीक है ना, ये कर्व्ड कहलाएगा, कर्व्ड मिरर यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? ठीक है। अब बच्चों, ये जो कर्व्ड मिरर है हमारे पास, ये दो तरह का हो सकता है, दो तरह के शेप्स इसके हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पर इसको देखें, ये जो हमारे पास कर्व्ड मिरर है, ये इसके दो तरह के सरफेसेस हमारे पास हो सकते हैं, जिनको कि हम आगे इसमें अभी आपको दिखा रहे हैं। किस किस तरह के सरफेसेस हो सकते हैं, जरा उसको हम ध्यान से देखेंगे। अभी हम केवल ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मिरर कर्व्ड मिरर कहला रहा है, क्यों हम इसको कर्व्ड मिरर कह रहे हैं। अभी कर्व्ड मिरर जो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले प्रकार का जो कर्व्ड मिरर है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर निकला हुआ है। ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, इस प्रकार से। और ये वाला जो आपका दूसरा दर्पण है, इसका अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मिरर्स हैं। इसका ये पॉलिश किया गया पृष्ठ है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला है ना। और ये जो है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर इसका ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ है, देखें यहाँ पर, ये वाला जो है ना, शायद मैंने पहले पे इसको दबा हुआ कहा था, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। और यहाँ पर जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाइट वाला, ये अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग तरह के हमारे पास कर्व्ड मिरर हैं। पहले कर्व्ड मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, और दूसरे ओर के जो कर्व्ड मिरर में है, ये अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये दो अलग अलग तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कर्व्ड मिरर्स हैं, ठीक है। एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ है, और दूसरे में अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इन मिरर्स को हम लोग कर्व्ड मिरर्स कहते हैं। यहाँ पर हमने तुलना करने के लिए क्या लिया है? तुलना करने के लिए हमने यहाँ पर चम्मच का एग्जाम्पल लिया है। जो हम लोग घर में स्पून यूज करते हैं, चम्मच यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। जब हम चम्मच को सीधा रख रहे हैं, है ना, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चम्मच है, ये चम्मच जब सीधी रखी हुई है, तो उस केस में इसका जो पृष्ठ है वो अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आपने चम्मच को उल्टा करके रखा हुआ है, अगर आप उल्टी चम्मच को देखें, तो इसका जो सरफेस है बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक कर्व्ड सरफेस इस तरह की हो सकती है जो वैसे ही अंदर की ओर दबी हुई हो, जैसे कि चम्मच दबी हुई है, और दूसरी कर्व्ड सरफेस उस प्रकार की हो सकती है जो उसी तरह से बाहर की ओर उभरी हुई हो, जैसे कि ये जो चम्मच है, ये चम्मच उल्टी करने पर बाहर की ओर उभरी हुई हमको दिखाई देती है, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम दबी हुई और बाहर की उठी हुई सरफेसेस को सीधी चम्मच और उल्टी चम्मच की मदद से हम लोग समझ सकते हैं। ये कर्व्ड इनसाइड है और ये कर्व्ड आउटसाइड है ना। तो उसके बाद बच्चों, इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर जो दर्पण हैं, जब हम यहाँ पर कर्व्ड मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्पेशली किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पर स्पेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, गोलीय दर्पणों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो तरह के यहाँ पर गोलीय दर्पण हम आपको दिखा रहे हैं। पहला वो है कि जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की ओर उभरी हुई है, यानी कि इस प्रकार का, और दूसरा वो है जिसमें कि कर्व्ड सरफेस इसकी भीतर की ओर दबी हुई है, इस प्रकार का। तो ये जो है, ये जो पहले प्रकार का आप यहाँ पर दर्पण देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरे प्रकार का जो दर्पण यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये है ना, अभी आप दिखा रहे हैं इनको कि ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ठीक है बच्चों। स्पेरिकल मिरर जब हम कहते हैं, तो स्पेरिकल मिरर कहने का अर्थ क्या है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये दिखा रहे हैं कि ये जो स्पेरिकल मिरर्स हैं, बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास एक कांच का खोखला गोला है। यहाँ पर आप ये जो स्लाइस है, ये काट कर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये स्लाइस जब काट के निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी, ठीक है, इस प्रकार से निकल करके आएगी। और यहाँ पर आप जब दूसरी स्लाइस निकाल रहे हैं इस साइड से, तो ये स्लाइस कुछ ऐसे निकल करके आएगी, ठीक है ना बच्चों। पहले वाली स्लाइस इस तरह से, और दूसरी वाली स्लाइस इस तरह से निकल करके आएगी। फिर मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ क्लियर करके। ये ऐसे, ये वाली जो स्लाइस है, ठीक है ना, जो पहले प्रकार की स्लाइस है वो ऐसे निकल करके आएगी, और दूसरे प्रकार की स्लाइस ऐसे निकल करके आएगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जो दोनों के दोनों
जो हम यहाँ पर मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स तैयार करने जा रहे हैं, बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, ठीक है। ये एक हॉलो स्फीयर के पार्ट हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनमें से इस प्रकार से एक एक पार्ट निकाल करके हम इसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, इसकी इस साइड को पॉलिश कर देते हैं और इसकी इस साइड को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मिरर है, इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर उभरी हुई है, और ये जो दूसरा मिरर है जिसको हमने ये दिखाया है, ये नहीं, इसको हम ये करेंगे, ऐसे निकालेंगे और इसकी बाहर वाली सरफेस को हम इस प्रकार से क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भीतर की ओर दबी हुई हो जाएगी। तो दो अलग अलग प्रकार के जो मिरर्स की बात कर रहे थे वो स्पेरिकल मिरर्स क्यों, ये दोनों हैं। और हम इनको स्पेरिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इनको एक स्फीयर से निकाला है। बेसिकली दीज आर पार्ट्स ऑफ अ हॉलो स्फीयर, क्योंकि ये खोखले गोले के ही भाग हैं, इसीलिए इन दर्पणों को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि दर्पण गोलीय दर्पण क्यों कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार का जो दर्पण है, जिसका जो पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, ये वाला जो दर्पण है, इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। और दूसरी प्रकार का दर्पण जो भीतर की ओर जिसका पृष्ठ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, ये कहलाता है उत्तल। और ये क्या कहलाता है, अवतल, ठीक है। ये उत्तल और ये अवतल, इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमने इनको निकाला और उनकी एक एक साइड को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो हमारे पास उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों प्रकार के जो अवतल दर्पण हैं वो हमारे पास तैयार हो गए, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास स्पेरिकल मिरर्स हैं, उनकी इमेजेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर जो ये क्लियर हो गया, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो बच्चों अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज में कॉनकेव मिरर का पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो बच्चों इसमें जो पहला टर्म आता है वो आता है पोल या ध्रुव, कि हम दर्पण का पोल या दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो दर्पण है, ये दर्पण का जो खुद का सेंटर है, ये दर्पण है ना, ये इस दर्पण का जो खुद का सेंटर है यहाँ पर, ये इसका पोल कहलाएगा। और इसी तरह से ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण, इसका खुद का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पर इसका पोल, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव कहते हैं, वो ध्रुव कहलाएगा, ठीक है ना। पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी, पहली जो इसकी हम लोग कह सकते हैं जो डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, वो ये है, वो क्लियर हमको होनी चाहिए कि पोल या ध्रुव हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है ना। पोल या ध्रुव के बाद जो दूसरी जो डेफिनेशन इसकी निकल करके आती है, उस डेफिनेशन को हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूसरी परिभाषा इससे रिलेटेड क्या आती है। दूसरी परिभाषा इससे रिलेटेड आती है, स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र हम किसको कहते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि ये जो गोलीय दर्पण हैं ये किसी गोले का एक भाग होते हैं, ठीक है ना। जब ये किसी गोले का भाग होते हैं तो जिस गोले से इनको निकाला गया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हमने इस गोले से निकाला है और इसको हमने इस गोले से निकाला है। तो इस गोले का जो केंद्र है, ये जिन गोले से इसको निकाला गया है, उस गोले का केंद्र इन दर्पणों का क्या कहलाता है, इन दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो दो डेफिनेशंस क्लियर हो गई, पहली पोल की और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जुड़ी हुई अगली परिभाषा आती है कि हमने इसे जिस दर्पण से हमने जिस गोले से निकाला है, उस गोले की त्रिज्या, अर्थात यहाँ पर यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सी से पी तक की दूरी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो दूरी है, ये इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी तक हमने पोल के बारे में बात कर ली,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात कर ली और साथ ही साथ हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी बात कर ली। अगला जो टर्म इससे रिलेटेड आता है बच्चों, वो है प्रिंसिपल एक्सिस, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों, यदि हम दर्पण के ध्रुव और जो दर्पण की का वक्रता केंद्र है उनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचें, जैसे कि हमने यहाँ पर खींची है या यहाँ पर खींची है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण की मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, ये कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से अभी तक हम जो टर्म्स जिनके बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं, पहला पोल था, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और उसके बाद अगला जो टर्म था वो टर्म क्या था, वो टर्म था यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों, अगला हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, वो है इसका फोकल पॉइंट, या हम इसको कहते हैं फोकल लेंथ। वो क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग तरीके से। बच्चों, पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, पहले हम लोग बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और एपरेचर ऑफ मिरर के बारे में, कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, फिर उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे। बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा मैंने आपको बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दूरी है जो कहाँ से वो दूरी है जो कि उस गोले की त्रिज्या है जिस गोले से आपने दर्पण को निकाला है। ठीक है। और एपरेचर ऑफ मिरर क्या होता है, एपरेचर ऑफ मिरर वो है दर्पण का वो भाग जितने भाग पर प्रकाश गिरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एपरेचर ऑफ मिरर कहते हैं। ठीक है। एपरेचर ऑफ मिरर को हिंदी में इसके लिए शब्द आता है दर्पण का द्वारक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमेशा एपरेचर ऑफ मिरर यानी दर्पण के द्वारक से सदैव बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात भी हमको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तो ये कई जगह पर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एपरेचर ऑफ मिरर, है ना। वक्रता त्रिज्या का मान हमेशा दर्पण के द्वारक से अधिक होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इस एनिमेशन में शो किया है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट